हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज एक नया चैप्टर हम ले रहे हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिफ्थ चैप्टर है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स का 10th क्लास, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि अर्ली फेज कैसा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, कब स्टार्ट हुआ। पहले इंडस्ट्री जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं था। पहले सारी चीज़ें हैंडमेड होती थी, आर्टिशन बनाते थे, क्राफ्टमैन बनाते थे, और बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन हर चीज़ का होता था। और उसकी जो प्राइसेस होती है वो हाई होती थी इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि मास प्रोडक्शन जैसा पहले कुछ भी नहीं होता था, राइट। तो जो अब इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी तो प्रोडक्शन की ज़रूरत थी। लेकिन जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, जो कि एक होमोजीनियस मतलब एक जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट बना सकते थे, वो काफ़ी कम होते थे, राइट। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, इंडस्ट्री ग्रो होने लगी, राइट। तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होने लगा। तो जो अर्ली फेज था इंडस्ट्री का, उसको बोलते थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस चैप्टर को बहुत ब्रीफली कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे टॉपिक्स थे, क्या क्या इसमें हुआ था, राइट। नाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑफन वी एसोसिएटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ एंड फैक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। अब कोई भी कंट्री, जैसे कि कोई डेवलपिंग है, डेवलप कंट्री, तो उसकी बैकबोन होती है उसकी इंडस्ट्री, मतलब उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी था। अब उसकी स्टार्ट कैसे हुई देखते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रीज के पहले क्या हाल था सोसाइटी का, कंट्री का और प्रोडक्शन का। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री, बट दिस इज बिसाइड बायस आइडिया। इन फैक्ट देयर वर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इवन बिफोर फैक्ट्री बिगन इन इंग्लैंड, एंड these production were not dependent on the factories. This phase known as proto industrialization, ठीक है भाई। तो जब नई नई मशीन आने वाली थी तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया, क्योंकि जो हैंड लेबर था, हैंड लेबर को अपना जो ट्रेडिशनल वे था वो चेंज नहीं करना था, उसको मॉडर्नाइज नहीं होना था, उसको मशीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी। तो ये जो नई नई मशीन्स आने लगी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। पर जब मशीन्स नहीं आई थी, जब इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, तब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन फील्ड में होता था, घरों में होता था, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, राइट। तो इस चीज़ को क्या बोलते थे, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मीन्स अर्ली फेज ऑफ समथिंग, अर्ली फेज ऑफ समथिंग। तो बिना इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन होता था उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। नाउ एक्सपांशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, राइट। अब नेक्स्ट भाई, अब जो वर्ल्ड ट्रेड था वो कैसे बढ़ा। बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट कैसे आया। Urban craft and trade guilds were very powerful. Different guilds were granted to the right of production of the trade and a specific product by the ruler, ठीक है भाई। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो प्रोडक्शन राइट्स है वो कुछ ही मर्चेंट्स के पास होता था, और वो राइट किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। कोई भी नया मर्चेंट या ट्रेडर मार्केट में नहीं आ सकता था, क्योंकि इनकी जो मोनोपोली थी वही बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। मतलब कोई भी एक नया ट्रेडर मार्केट में नहीं आ सकता था। तो आर्टिशन और क्राफ्टमैन के पास प्रोडक्शन करने के लिए लेबरर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। These guilds controlled the production and restricted the entry of new people into the trade. The new merchant thus supplied money to the poor peasant and artisan of the countryside and persuade them to producing international market, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास जो हैंड लेबर था उसके पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो प्रोडक्शन यूनिट्स में आ सके, प्रोडक्शन कर सके। तो मर्चेंट क्या करते थे, उसको मनी सप्लाई करते थे कंट्री साइड में। ये छोटे छोटे टाउन्स में रहते थे, कंट्री साइड इसको बोलते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ के साइड में जो होती है, जब प्रोडक्शन होता है बेसिकली, तो उनको मनी सप्लाई करते थे, और ये प्रोडक्शन करके सप्लाई ट्रेडर के पास वापस कर देते। फिर मर्चेंट उसको इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड आउट कर देते थे, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपांडेड एट अ फास्ट रेट ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। तो 17th और 18th सेंचुरी में जो वर्ल्ड ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड होने लगा, बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही थी गुड्स की, राइट। इन द कंट्री साइड द इनकम ऑफ द पुअर पीसन एंड आर्टिशन वर नॉट सफिशिएंट, दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल गिवन बाय द मर्चेंट। अब कंट्री साइड में क्या होता था, उनके पास छोटी छोटी फील्ड होती थी, जो आर्टिशन होते थे, और वो छोटी छोटी फील्ड उनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इवन दो दे आर नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड 2 meals पर डे, राइट। सो उन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और फील्ड के साथ साथ वो प्रोडक्शन भी करने लगे गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे उनकी एक साइड इनकम हो जाती थी। और ये एक ऐसा काम था जिसमें सारी फैमिली, इवन छोटे बड़े घर की जो वुमेन्स होती थी, सारे के सारे लोग एक साथ प्रोडक्शन करते थे, और एक साइड इनकम जनरेट होती थी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी था, और 17th-18th सेंचुरी में इसका ज़्यादा एक्सपांशन हुआ, राइट। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम ऑफ कॉमर्स एंड एक्सचेंज। अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा कि फर्स्ट फेज ऑफ समथिंग इज प्रोटो। तो अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे मशीन जनरेट हुई, और क्या क्या इससे काम होने लगा।
The income from proto-industrialization production supplemented peasant income from cultivation. Here they could not use the full family labor resources. ठीक है, तो जैसे लैंड में या जो एग्रीकल्चरल फील्ड थी वहाँ पर पूरी फैमिली काम नहीं कर पा रही थी एक साथ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था जिसमें सारी फैमिली एक साथ कंट्रीब्यूट करके एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती थी, जिसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट, अ मर्चेंट क्लोथर फर्स्ट परचेस वुल फ्रॉम अ वुल सप्लायर एंड सप्लाई टू द स्पिनर। तो अब जो मर्चेंट होता था सबसे पहले वो वुल खरीदता था और वुल खरीद के जो वीवर होता था उसको देता था जो कि कंट्री साइड में रहता था, राइट। सबसे फर्स्ट स्टेप ये थी प्रोडक्शन में, मर्चेंट सबसे पहले वुल खरीद के आर्टिशन या क्राफ्टमैन को देता था जो कि कंट्री साइड में रहते थे। द थ्रेड वॉज स्पन एंड टेकन इन टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, वीवर, फुलर एंड देन ड्रायर। अब जो वीवर होता था वो उससे धागे बनाता था और ये धागे अलग अलग इंडस्ट्री में जाके इन पे अलग अलग प्रोडक्शन होता था। फॉर एग्जांपल ड्राइंग, थ्रेडिंग, उसको कपड़ा बनाना, फिर डाई करना, राइट, जिसमें कलरिंग हो जाती थी, फिर एक फाइनल कपड़ा रेडी हो जाता था। The finishing was done in London before it was sold in the international market. Gradually London come to be known as the finishing center. और सारा जब कपड़ा रेडी हो जाता था तो उसकी फिनिशिंग के लिए उसे लंदन भेजते थे और लंदन को फिर फिनिशिंग सेंटर भी बोलने लग गए थे, इसका नाम पड़ गया था लंदन का, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी बन गया था लंदन इसी की वजह से, राइट। द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम was thus part of network of commercial exchange. The unusual feature of proto-industrialization system was the goods were produced by the artisan within the family farm, not in the family. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो भी प्रोडक्शन होता था, सॉरी टंग स्लिप हो रही है आज, जो भी प्रोडक्शन होता था वो फैक्ट्रीज में नहीं होता था, इतना लार्ज स्केल है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसकी डिमांड फुलफिल कर ले रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं था, ये उनके घर में ही होता था, उनकी जो फील्ड होती थी वहीं पर ही प्रोडक्शन होता था, राइट। अब ये टॉपिक खत्म हुआ। अब द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, अब फैक्ट्रीज आने लगी गाइस, क्योंकि जो घर पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो इतना सफिशिएंट नहीं था और इतना होमोजीनियस नहीं था, हर घर में अलग अलग प्रोडक्शन होता था। इसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन भी थी कि सुपरवाइजर नहीं होते थे, कोई देख नहीं पाता था कैसा प्रोडक्शन का हो रहा है, क्वालिटीज मिसमैच कर जाती थी कई बार, तो इंडस्ट्रीज की ज़रूरत थी। अब क्या हुआ, कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड कम अप टू द 1730, but the number of factory multiply in the late 18th century. Cotton textile were the main industry at the time, ठीक है, तो 70s में तो इतना नहीं था, लेकिन 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी और सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री जो सेटअप हुई थी वो कॉटन मिल्स हुई थी, राइट। तो यहाँ पर कॉटन मैन्युफैक्चर होता था मोस्ट प्रोबेबली। अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इंक्रीजेज द एफिकेसी ऑफ द स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंक्लूड कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। अब जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज आई तो उसके साथ में इन्वेंशन होने लगे जिससे काम और ज़्यादा ईजी हो जाए। फॉर एग्जांपल ट्विस्टिंग, कार्विंग, मतलब कॉटन को ये फाइन बना देते थे बिना लेबर्स के, मशीन में ही। तो ये सारे इन्वेंशन थे तब के टाइम के जो कॉटन के लिए यूज होते थे, राइट। नाउ एमरजेंस ऑफ मिल्स। अब अपन ने देखा कि फिर फैक्ट्री में क्या होता था, अब मिल्स आने लगी, एमरजेंस ऑफ मिल्स। तो इसमें क्या था, रिचर्ड आर्कराइट इज credited to create a cotton mill. Within the mill, all the processes were brought together in one roof and management. Factory system increases large in England. अब इंग्लैंड में क्या हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, जो भी अलग अलग काम होता था, डाइंग, ब्लीचिंग एक्सेट्रा, वो सब एक ही रूफ के अंदर अब होने लगा और प्रोडक्शन बूम हो गया, बहुत ज़्यादा तेजी से प्रोडक्शन होने लगा, राइट। द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वेयर कॉटन एंड मेटल. Growing as rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to 1840. After that, the iron and steel industry led way. मतलब सबसे पहले अब क्या हुआ कि कॉटन इंडस्ट्रीज थी, कॉटन के बाद में आयरन ने स्पेस संभाल लिया, आयरन के बाद स्टील, और ये तीनों इंडस्ट्रीज एक के बाद ग्रो होने लगी। कॉटन का काम अब हल्का पड़ गया, आयरन की डिमांड ज़्यादा होने लगी इंटरनेशनल मार्केट में, और स्टील की डिमांड उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। The new machinery and industry could not easily displace the traditional industry. At the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in the technological advanced industry sector. अब अचानक से क्या हो रहा था कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को, मतलब डाइजेशन मतलब कि अब वो हाथ से प्रोडक्शन करते थे, अभी भी जो आयरन का प्रोडक्शन था वो घरों में ही होता था, वो फार्म्स में ही होता था, तो अचानक से लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इंडस्ट्रियल बहुत रैपिडली ग्रो करेगी, तो उस टाइम सबके लिए नया था। तो सिर्फ तब तक भी 20% जो लोग थे वही मिल्स में या फैक्ट्रीज में काम करते थे, बाकी सारा जो प्रोडक्शन था 80% वो घर में ही होता था, राइट। नाउ द टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑकर्ड स्लोली, दे डिड नॉट रैपिडली अक्रॉस द कंट्री. जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन. Matwan Bulton manufactured the new model of steam engine, but the product was not easily accepted by the industries.
अब भाई उसमें इंडस्ट्री में भी ग्रोथ होने लगी, वहाँ के जो टेक्नोलॉजी थी, जो इन्वेंशन थे वो भी अच्छे अच्छे होने लगे। तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था जो कि इंडस्ट्रीज को स्टीम प्रोवाइड करता था जिससे प्रोडक्शन और फास्ट हो सके। उसके बाद एक और पर्सन थे जिन्होंने स्टीम इंजन को और इम्प्रूव कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रीज अचानक से इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ थी। अब ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक गाइस, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और 3-4 वीडियोज़ में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।